आइए स्टडी करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि लॉ ऑफ डिमांड जब भी हम स्टडी करेंगे तो एज अ कस्टमर या कंज्यूमर स्टडी करेंगे कि किसी भी चीज की डिमांड जब हमें करनी है और हम अगर कस्टमर हैं तो हम किस बेसिस पे करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब प्राइस ज्यादा होती है, जब किसी चीज वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा होती है तो हम डिमांड कम करते हैं, और जब कीमत कम होती है तो हम डिमांड ज्यादा करते हैं एज अ कंज्यूमर। ठीक है, आइए लॉ ऑफ डिमांड को समझते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी increases when its price falls and decreases when its price rises। तो लॉ ऑफ डिमांड में जो बात कही गई है उसके हिसाब से अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, देखिए दो चीजों, दो कैटेगरीज में चीजों को, फैक्टर्स को डिवाइड किया है। सारे फैक्टर्स एक तरफ जिसमें अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, और एक फैक्टर एक तरफ जो है प्राइस। प्राइस को वेरिएबल कहा गया है। वेरिएबल का मतलब जो चीज बढ़ती और घटती है, और बाकी सारी चीजें फिक्स्ड हैं। मान करके ये चला जा रहा है कि बाकी सारी चीजें इक्वल हैं लेकिन प्राइस बढ़ घट रहा है। तो इन्होंने कहा कि जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड फॉल करेगा, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड राइज करेगा। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, जो बाकी सारी चीजें हैं वो इक्वल है, जिनको मैंने यहां पे लिखा है अदर थिंग्स, जिसे हम आगे स्टडी करेंगे। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस राइसेस। ठीक है, अदर थिंग्स में इन्होंने जो बोला, जो चीजें फिक्स रहेंगी वो है कंज्यूमर की इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात की जाती है कि वो भी फिक्स है, वो भी चेंज नहीं हो रही। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस भी चेंज नहीं हो रहा, वो भी फिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है एक उल्टा रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नीचे की लाइन में लिखा है, इन्होंने बोला दैट विद द राइज इन प्राइस द डिमांड विल फॉल एंड विद द फॉल इन प्राइस द डिमांड विल राइज। मतलब प्राइस के बढ़ने से, राइज इन प्राइस मतलब प्राइस के बढ़ने से डिमांड फॉल करेगा, डिमांड कम हो जाएगा। विद द फॉल इन प्राइस, जैसे ही प्राइस कम होगा, प्राइस फॉल करेगा, कीमत किसी वस्तु की कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। assumptions के बारे में कहा गया है कि द लॉ ऑफ डिमांड assumes that other things remaining unchanged, assumptions of ceteris paribus order। अभी ceteris paribus order के हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। इन्होंने बोला सिर्फ प्राइस चेंज होगा, बाकी सारी चीजें अनचेंज रहेंगी, वो उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। आगे ceteris paribus को इन्होंने बताया है कि एज स्टेटेड अबव, डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स not only in its price but also on many factors like taste and preferences, income of the consumers, price of related goods। इन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु की जो डिमांड है वो सिर्फ उसकी कीमत के ऊपर निर्भर नहीं करती, वो उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के ऊपर भी डिपेंड करती है, उस जो कंज्यूमर है उनकी आमदनी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स, दोनों गुड्स की बात की है, जो मिलते जुलते गुड्स हैं उनके। रिलेटेड गुड्स में बेसिकली सब्सटीट्यूट गुड्स की बात की जाती है, इसी के ऊपर किसी भी वस्तु की डिमांड पूरी तरीके से निर्भर होती है। इन्होंने बोला these other factors influencing the demand are assumed to be constant or unchanged। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने ये कही है लॉ में, assumption में, कि ये जो फैक्टर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और ये हम अज्यूम करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये चीजें नहीं चेंज हो रही, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ना टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज आ रहा है, ना कंज्यूमर के इनकम आमदनी में कोई चेंज आ रहा है, ना प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं। assumptions are as follows। सबसे पहला assumption इन्होंने बोला there should be no change in the income of consumer। ठीक है, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये assumption नंबर 1। दूसरा इन्होंने बोला there should be no change in the taste and preferences of the consumer। ठीक है, जैसे हमने अभी बात किया। तीसरा इन्होंने बोला प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज शुड रिमेन अनचेंज्ड।
तो लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन में ये तीसरा अजम्पशन है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उनकी जो कीमत है वो कांस्टेंट रहेगी, वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। चौथा अजम्पशन है द कॉमोडिटी शुड बी नॉर्मल कॉमोडिटी। कॉमोडिटी जो है वो नॉर्मल कॉमोडिटी है, ना वो गिफन गुड्स की कैटेगरी में आती है, ना वो इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में आती है, वो नॉर्मल कॉमोडिटी है, ठीक है, ना वो नेसेसिटी में आती है, तब ये लॉ काम करेगा। आगे इन्होंने अजम्पशन में बोला साइज ऑफ द पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज। जो पॉपुलेशन का साइज है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगला इन्होंने बोला पॉइंट नंबर 6, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज। तो जिस वे में नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो भी तरीका चेंज नहीं होना चाहिए। अगला अजम्पशन है देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन फ्यूचर। मतलब भविष्य में उन वस्तुओं की प्राइस में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, ना वो बढ़ने चाहिए ना वो कम होने चाहिए, तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। तो ये थे 7 अजम्पशंस जिसके बेसिस के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम करता है।